दोस्तों, भारत एक विविधता से भरा हुआ देश है। अलग अलग जाति और मजहब के लोग यहाँ रहते हैं और कोई भी समाज, कोई भी देश अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच वैमनस्य और एक दूसरे के प्रति हिकारत के भाव से नहीं बना करता। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसे हुए, सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने हिंसा भड़काने की पूरी कोशिश की और उसमें जिस तरह से लोग मारे गए, वह हमें बहुत विचलित करता है। सवाल यह उठता है कि क्या शासन सत्ता के चाह लेने के बावजूद दंगे नहीं रुक सकते? तो मेरा ख्याल है कि बिहार एक बड़ा उदाहरण है, जहां 1989 में सांप्रदायिक हिंसा हुई, भागलपुर पूरा जल उठा था। लेकिन 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद जी ने मुख्यमंत्री के रूप में सूबे की बागडोर अपने हाथ में ली और उसके बाद तकरीबन 15 साल तक लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में बिहार में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। यह सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक साथ जोड़े रखने का जो उनका जज्बा था, उसकी वजह से संभव हो सका। उनका गांधी मैदान में दिया गया एक भाषण बहुत आजकल चर्चा में है कि जितनी एक प्रधानमंत्री की जान की कीमत होती है या किसी नेता की जान की कीमत, उतनी ही एक आम इंसान की जान की भी कीमत है। हम अपने राज में दंगा बावेला फैलने नहीं देंगे। जहां इस तरह दंगा भड़काने की कोशिश हुई तो फिर राज रहे या चला जाए, हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आडवाणी जी उस वक्त रथ यात्रा लेकर निकले थे सोमनाथ से अयोध्या तक, और दिल्ली जाकर भी लालू जी ने उनसे भेंट की थी कि आप इस तरह से देश को आग में ना झोंकें और वापस चले जाएं। लेकिन आडवाणी जी नहीं माने। उनकी गिरफ्तारी का भी एक लंबा चौड़ा किस्सा है। लेकिन इन सब बातों से इतर जो महत्वपूर्ण बात है लालू प्रसाद के गवर्नेंस के मॉडल की, वो यह है कि इसके पहले भी जब कर्पूरी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और सामाजिक न्याय की बात करते थे, दबे कुचले वर्ग को उनका वाजिब हक दिलाने की बात करते थे, और पहली मर्तबा पिछड़ों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने की थी, जिसमें 26% आरक्षण था, इसमें महिलाओं के लिए भी आरक्षण था, 3% आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए भी आरक्षण था। लेकिन जैसे ही इस तरह की व्यवस्था वो करते हैं कि उधर जमशेदपुर तरफ एक दंगा भड़का दिया जाता है, उसको शांत करने के लिए जाते हैं और 17,000 वैकेंसी सिंचाई विभाग में लेकर आते हैं, तब तक इधर ज्ञानी ध्यानी लोग जनसंघ वाले राम सुंदर दास जी को आगे करके उनकी सरकार गिरा देते हैं। तो जो सबसे यूनिक बात है लालू प्रसाद के गवर्नेंस के मॉडल की, वो ये है कि डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म एक दूसरे के प्रतिलोम नहीं है, एक दूसरे की एंटीथेसिस नहीं है। सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस साथ साथ चल सकता है। ये एक यूनिक मॉडल लालू प्रसाद जी ने हम सबके सामने रखा। एक तरफ मंडल कमीशन लागू होता है, दूसरी तरफ कम्युनल एजेंडा लेकर कमंडल के साथ आडवाणी जी निकल पड़ते हैं। लेकिन कर्पूरी जी इसमें विफल हो गए। सोशल जस्टिस को लेकर आगे बढ़े, लेकिन कम्युनलिज्म की काट उनके सामने पेश कर दी गई। लालू प्रसाद जी सोशल जस्टिस को लेकर आगे बढ़े, लेकिन कम्युनलिज्म उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ बिहार के अंदर सांप्रदायिकता के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया और आरएसएस की जड़ों को जमने का कोई मौका नहीं दिया।
तो उनको पता था कि जमहूरियत के पुष्पित पल्लवित होने के लिए कौन कौन से कारक हैं जिन पर काम करना ज़रूरी है। और मधुबनी में जब इस तरह से, बल्कि मधुबनी के पहले मैं जिक्र करूं सीतामढ़ी का, जब वो मुख्यमंत्री थे वहाँ पर दंगा भड़क गया। वहाँ के जो जिलाधिकारी थे वह भी उतने तत्पर नहीं थे। उनके उठने के पहले भी पहले ही अहले सुबह हेलीकॉप्टर के साथ वो सीतामढ़ी लैंड करते हैं और बहुत संवेदनशीलता के साथ अपील करते हैं कि ये भाईचारा, ये कौमी मिल्लत एकता, ये तहजीब व तमद्दुन कायम रहे। और लोगों पर उनकी बातों का ये असर होता था कि लोग मान जाते थे। हमने गांधी को सुना है, गांधी के बारे में पढ़ा है कि आज़ादी के जश्न में जब देश की राजधानी दिल्ली डूबी हुई थी, उस वक्त भी अपने आप को उस उल्लास के माहौल से अलग थलग करके वो पश्चिम बंगाल के नोआखली में दंगा शांत करा रहे थे। तो लालू प्रसाद जी ने कभी दंगाइयों की कोई फौज तैयार नहीं की, बल्कि संजीदा नागरिकों की एक कतार, एक 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 पीढ़ी उन्होंने तैयार करने का काम किया। और यही राजनेता का काम होता है। मोदी, शाह, इस तरह के लोग आते जाते रहे हैं, आएंगे जाएंगे, लेकिन धर्मनिरपेक्षता को बचाने वाले, उसको जीने वाले गांधी जिंदा रहेंगे। सामाजिक सौहार्द के लिए कुर्बान हो जाने वाले लालू प्रसाद अमिट रहेंगे। इतिहास के पन्नों से उनको मिटाया नहीं जा सकेगा। मधुबनी में तो राबड़ी जी की सरकार तब थी नहीं, लेकिन वहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी थे, उन्होंने यह कहा कि अनौपचारिक ढंग से उनसे आग्रह करके कि आप आते तो यहाँ दंगा शांत हो जाता। लालू प्रसाद जी वहाँ जाते हैं और वहाँ के लोगों से अपील करते हैं कि भाई ये हमारी पगड़ी है और इसकी लाज अगर रखनी है तो भाई तुम लोग मान जाओ। और लोगों ने उनकी बात सुनी और मधुबनी का दंगा भी शांत हो गया। कुल मिलाकर कहना यह है कि सियासी नफ़े नुकसान से इतर जो मानवीय संवेदना है, उसको बरतने का काम जीवन भर लालू प्रसाद जी ने किया। और जिस समाजवादी राजनीति को लेकर वो चलते थे, उसमें हिंसा के लिए, उसमें जातीय हिंसा या फिर सांप्रदायिक दंगों के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। मेरे एक मित्र हैं फैज़, वो गुड़गांव में रहते हैं, विदेश से पढ़ कर आए हैं। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, दुष्यंत मेरा छोटा भाई जैसा है, वो भी वहाँ था मौजूद। उन्होंने कहा कि जब भीड़ बहुत उन्मादी हो चली हो, पागल हो चली हो, खून की प्यासी हो चली हो, दंगे भड़क रहे हों, तब भी किसी एक शख्स का ख्याल मेरे जहन में आता है, तो वो शख्स है लालू प्रसाद, जो मेरे साथ सड़क पर उतर कर न सिर्फ मेरे लिए लड़ेगा, बल्कि अपने दामन में लिपटा कर हमको उस उन्मादी भीड़ से बचाएगा। तो ये जीवन भर की पूंजी है लालू प्रसाद जी की। मैं समझता हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक चैप्टर बाकायदा यह शामिल किया जाना चाहिए और पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे आडवाणी की गिरफ्तारी होती है लालू प्रसाद जी के द्वारा। समस्तीपुर में आर.के. सिंह को भेजकर झारखंड जो बन गया है, वहाँ के जो एक ज़िले के एसपी डीएम थे धनबाद वगैरह के आसपास, वो लोग तैयार नहीं हो रहे थे उनको अरेस्ट करने के लिए। सांस फूल रहा था सबका, लेकिन आर.के. सिंह को भेजकर उन्होंने पूरी योजना के साथ उनको अरेस्ट करने का काम किया और किसी चिड़िया ने चूं तक नहीं की। तो आडवाणी की गिरफ्तारी, बाबरी विध्वंस के बाद कैसे बिहार को झुलसने से उन्होंने रोका, इन सबको बाकायदा लोक प्रशासन के एक अध्याय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। आज भी कभी कभी हैरत होती है, आश्चर्य होता है कि वह शख्स इतने बड़े सूबे को उतने कम्युनल टेंशन के माहौल में भी बचाए रखा। जीना इसी का नाम है, एक शो है, फारूक शेख किया करते थे, और उसमें भी महेश भट्ट आए हुए हैं
और वो कह रहे हैं कि फारूक भाई, आपको याद होगा कि पूरी मुंबई खून की नदियां बह रही थी बम्बई में, फिर भी एक राज्य था बिहार जहाँ कोई हिंसा की खबर नहीं आ रही थी। एक शख्स, और ये बोली सिर्फ यही बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि देश की जो कमान है वो इनको दे दी जानी चाहिए। इनके हाथों में देश सुरक्षित रहेगा। मैं ये मेरा अनअपोलोजेटिक स्टैंड है, अनहेजिटेंट स्टैंड है लालू प्रसाद को लेकर। जो काम इन्होंने 92 के वक्त किया था उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो लालू जी के लिए तो मुझे एक ही शेर याद आता है बशीर बद्र का, कि वो जाफरानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, वो जाफरानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई दूसरा जो पहने तो दूसरा ही लगे। फिर कोई लालू नहीं होगा। कम से कम कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिहाज से, सेकुलरिज्म को डिफेंड, प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के ख्याल से इस तरह की कोई दूसरी शख्सियत हमारे जहन में नहीं उभरती है। तो इस बीमार हालत में भी लालू जी की जो पार्टी है वह देश के ताने बाने को महफूज रखने के लिए बड़े भाई तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिना कोई समझौतावादी रवैया अख्तियार किए हुए लगातार देश के ज्वलंत सवाल को लेकर आगे बढ़ रही है। जो ये वायलेंस वगैरह के पीछे कानून है जिस पर बहुत आपत्ति है देश के आम आवाम को, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो जब एक हाउस में बिल टेबल नहीं हुआ था तभी 9 घंटे के अंदर तेजस्वी जी जेपी गोलंबर गांधी मैदान के सामने अपने अधिकांश विधायकों के साथ, पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ सड़क पर उतर गए थे। राजद पहली पार्टी है जो इसका विरोध सड़क से लेकर, संसद से लेकर जुडिशरी तक में अपील में गई है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक राजनीतिक लाभ हानि की चिंता किए बगैर कोई नेता इस तरह का साहस दिखाते रहेंगे, बेरोजगारी जैसे सवाल को लेकर, बुनियादी सवाल को लेकर जनता के बीच जाते रहेंगे। आज हर बिहारी पर कर्ज है लाख रुपये से ज़्यादा। देश की प्रति व्यक्ति सालाना आय अगर 90,000 के आसपास है तो बिहार में वो 30-35 हज़ार के आसपास है। तो ये सब चिंता पैदा करता है। किसान अपनी तरह की दिक्कतों का सामना रोज़ कर रहे हैं, उनका लागत मूल्य भी नहीं निकल पाता है, शुद्ध पेयजल नहीं है, 17% घरों में ही मात्र पाइपलाइन पहुँच पाया है। तो सिंचाई के अभाव में बहुत सारी कृषि योग्य भूमि भी जो है उसका भी सदुपयोग नहीं हो पाता है, देश कर्ज में डूबा हुआ है। तो ऐसे में ये सांप्रदायिकता को फैलाना बहुत मुफीद लगता है सत्ता में बैठे लोगों को। लालू प्रसाद किसी जुडिशियल कस्टडी में बंद नहीं है, वो पॉलिटिकल कस्टडी में है। जनता की लड़ाई लड़ते लड़ते वो वहाँ बदनाम किए गए। वो सब इल्ज़ामात जिनका उनसे कोई वास्ता नहीं रहा है, उस तरह की चीज़ें उनके मत्थे कर दी जाती हैं, बढ़ दी जाती हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत मानवीय संवेदना के दायरे में सरकार को भी सोचना चाहिए कि जिस गांधी के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, और जब वो बीमार पड़े तो ब्रिटिश हुकूमत में भी इतनी शर्म हया बाकी थी कि उसने न सिर्फ गांधी जी को मुकर्रर सज़ा की मियाद से पहले छोड़ा बल्कि उनके इलाज का भी समुचित प्रबंध किया। लालू जी के बेहतर सेहत की मैं कामना करता हूँ। दिल्ली में जो हमारे दोस्त, भाई, बहन, अहबाब, जो 80 साल की बुज़ुर्ग महिला, वो तो दिल दहला देने वाली घटना, उनको उनके घर के अंदर जिंदा जलाती हो गई। ऐसे मौक़ों पर लगता है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है उनको भाजपा जो चाह रही है उस तरह के काम में बहुत खामोश नहीं रहना चाहिए था। लेकिन क्या कीजिए कि वो
एक तरह से तमाशबीन बने बैठे हैं। वो खुद भी अगर अपने मैलेज के साथ निकल जाते तो ये दुर्दिन नहीं देखना पड़ता। मीर तकी मीर ठीक ही कहते थे, क्या बूदो बाश पूछो वह पूरब के साकिनो, मुझको गरीब जान के हंस हंस पुकार के, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार के, उसको फलक ने लूट के बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। तो इस दयार को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे दिल्ली हो कि बिहार हो। जिस तरह से गोडसे जिंदाबाद के नारे लगते हैं, वैसे में गांधी के ख्वाब का वह देश जिसमें आखिरी इंसान की बेहतरी की फिक्र की गई थी, उस संकल्पना से हम लोग कहीं न कहीं भटकते हुए नज़र आते हैं। एक एनआरसी एनपीआर के ख़िलाफ़ तेजस्वी जी की पहलकदमी और बिहार की जनता के संघर्ष की बदौलत प्रस्ताव पारित किया जा सका बिहार विधानसभा के अंदर। और ये यूनिक बात है कि भाजपा सत्ता में है, बावजूद इसके वो प्रस्ताव पारित हुआ। जातिवार जनगणना कराने को लेकर एक प्रस्ताव पारित हुआ जो 1931 के बाद नहीं हुई है, 2001 में नहीं हो पाई अटल जी के चलते, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने कमिट किया था देवेगौड़ा जी ने, सरकार चली गई बीच में ही। और 2011 वाली भी नहीं हो पाई, उसमें भी मनमोहन सिंह जी का कमिटमेंट था फ्लोर ऑफ द हाउस में। लेकिन 2021 की जो जनगणना है वह हो कि ये तो आदरणीय लालू प्रसाद जी की लंबी मांग रही है। हाँ, उसमें एक तकनीकी बात जो है जिसको समझने की ज़रूरत है, जिस आंकड़े को जारी करने की मांग कई बार लोग कर बैठते हैं, उसमें हमारे भी कई नेता हैं, थोड़ी उनकी मालूमात में मैं तब्दीली या उसमें सुधार करना चाहता हूँ बहुत विनम्रता के साथ, कि कोई कास्ट सेंसस नहीं हुआ, वह सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। वह सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 1948 के जनगणना कानून के मुताबिक नहीं कराया गया, उसको 4 टुकड़ों में बांट दिया। शायद चंद्रमौली वगैरह थे उस समय जनगणना आयुक्त भारत सरकार के, तो उन्होंने कुछ अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दे दिया, कुछ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत कुछ एनजीओ वगैरह उसमें शामिल हो गए। उसमें 2 लाख से ज़्यादा त्रुटियां हैं, यह तो खबर आई। 4000 करोड़ के तकरीबन उस पर खर्च हो गया। तो इतने फ्लॉज से भरे डेटा को जारी करने की मांग क्यों आप कर रहे हैं? एकदम कायदे से 2021 की जातिवार जनगणना होनी चाहिए। हमारी लड़ाई यह है, और उसी के खिलाफ मतलब उसी के लिए रिजोल्यूशन पास हुआ है बिहार विधानसभा के अंदर, और तेजस्वी जी साधुवाद के पात्र हैं। लालू जी की जो मांग रही है शुरू से कि जातिवार जनगणना कराओ, वो तो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, तभी इन सब की कोशिशों के की बदौलत ये सब हुआ। उसमें शरद जी भी थे जब लालू जी यूपीए 2 के दौरान भी। अब कई विपक्ष के नेताओं को, गोपीनाथ मुंडे जी वगैरह सबको मोबिलाइज कर लेते थे, शरद जी, मुलायम सिंह जी और भी कई लीडर्स। तो ये लालू जी की शुरू से मांग है। 2015 में वो गांधी मैदान वगैरह राजभवन मार्च किए थे इतना बड़ा, लेकिन बाद में लालू जी ने खुद यह कहा है कि भाई इतने त्रुटिपूर्ण आंकड़ों से बात नहीं बनेगी, पता नहीं चलेगा कि किस सामाजिक समूह के लोग किस नौकरी में कितने प्रतिनिधित्व के साथ मौजूद हैं। सबको सम्यक ढंग से सबकी नुमाइंदगी सुनिश्चित हो सके, इसलिए एक साइंटिफिकली जो कराया जाए सेंसस, उसके आंकड़े के साथ ही यह संभव हो सकेगा। तो इसलिए हम सब लोग पूरी संजीदगी के साथ इस लड़ाई को भी लड़ें, और सीएए के खिलाफ भी एक रिजोल्यूशन अगर आता है बिहार विधानसभा के अंदर, तो यह भी तेजस्वी जी की एक बड़ी जीत होगी, बिहार की जनता की जीत होगी। और तेजस्वी यादव जी ने एक संदेश देने में कामयाबी पाई है कि बिहार का सही मायने में नेतृत्व अगर मौजूदा वक्त में कोई करने की सलाहियत और वशी रीज़न रखता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वही हैं। ढुलमुल ढंग से नहीं चलेगा राजपाट। तेजस्वी जी खुद भी कहते थे कि भाई
हमको 4 सिपाही के साथ आप दे दें तो हम दंगा आरोपी जो भी हो, चाहे चौबे जी का बेटा क्यों ना हो, हम उसको अरेस्ट करके आपके नाकारा प्रशासन को सौंप देंगे। तो लुंज पूंज नहीं चलता है, उसके लिए कलेजा चाहिए। और पूरे कम्युनल टेंशन के माहौल में अगर कोई मुख्यमंत्री चाह ले तो कम से कम दंगा रोक तो सकता ही है। और यही लालू प्रसाद जी ने बिहार के अंदर राबड़ी जी में 15 साल तक करके दिखाया। मेरी ख्वाहिश है कि सब लोग एक दूसरे के प्रति अच्छी और नेक भावना के साथ समाज में रहें, पीसफुल को एग्जिस्टेंस का स्पिरिट बना रहे। हम गांधी जी के उस मंत्र को भी याद रखें कि जब भी कोई संदेह हो तो हमको उस आदमी का ध्यान करना चाहिए जिसके लिए जो कदम हम उठा रहे हैं, क्या उसके किसी कल्याण में वो काम आएगा या कहीं उसका नुकसान तो नहीं होगा। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को तभी बचा पाएंगे जब हमारे अंदर मानवीय संवेदना भी होगी, चेतना भी होगी, और राजनीति दूसरी अगली पीढ़ी के लिए जब हम कर पाएंगे। अ पॉलिटिशियन थिंक्स ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन बट ए स्टेट्समैन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, जो JF क्लार्क कहते थे। तो आपसे एक बार फिर आखिर में मैं गुजारिश करूं कि दिल्ली के जो हमारे भाई बहन हैं वो शांति भी बनाए रखें, और जो एक तरफा खामोशी ओढ़ कर कुछ चीज़ें हो जाने दे रही है दिल्ली सरकार को भी अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और इस कत्लेआम को बंद कराने के लिए आगे आना चाहिए। लालू जी से कुछ उनको सीखना चाहिए। बहुत शुक्रिया।